गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्यायों में हमने धातुमान अर्थात स्वर्णमान, रजतमान, द्विधातुमान और अन्य धातुमानों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में पत्र मुद्रामान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पत्र मुद्रामान का अर्थ क्या है, पत्र मुद्रा निर्गमन के विभिन्न सिद्धांत और उसकी विभिन्न विधियां कौन सी है। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रामान का अर्थ क्या है। पत्र मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा कागज की होती है और यह कागजी मुद्रा असीमित विधिग्राह्य और अपरिवर्तनशील होती है। चूँकि ये मुद्रा सरकार के विश्वास पर प्रचलित होती है, इसलिए सरकार या जो मौद्रिक अधिकारी है वो देश में मुद्रा की मात्रा को और देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उस पर नियंत्रण कर रखते हैं ताकि ये देश को क्षति न पहुंचा सके। इसीलिए इसे प्रबंधित मुद्रामान भी कहते हैं। इस में सरकार का नियंत्रण होता है। अगर सरकार का नियंत्रण न हो तो कागज के नोटों को कोई लेने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए इस कागजी मान को फिएट मान भी कहा जाता है। इसमें स्वर्ण एवं रजत कोष के अभाव में बहुमूल्य धातुओं में मुद्रा की परिवर्तनशीलता नहीं होती है। इस प्रकार इस पत्र मुद्रामान की कुछ विशेषताएं होती है जो निम्न है। जैसे ये कागजी मुद्रा है, लेकिन ये प्रधान मानक मुद्रा होती है और असीमित विधिग्राह्य होती है। फिर है कि ये विशेष सरकार के विशेष कानून द्वारा इसका नियमन होता है। भारत में केंद्रीय बैंक जो है वो पत्र मुद्रा का नियमन करता और केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग भी 1 रुपये के नोट को जारी करता है। फिर यह है कि पत्र मुद्रामान में जो पत्र मुद्रा की क्रय शक्ति वो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सोना, चांदी या किसी भी बहुमूल्य धातु में ये परिवर्तनीय नहीं होती है और इसके पीछे स्वर्ण और रजत कोषों को रखना आवश्यक नहीं होता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पत्र मुद्रा का मूल्य जो है, पत्र मुद्रा का मूल्य कोष द्वारा स्वर्ण में निर्धारित है और जो विनिमय दरें हैं वो भी कोष इस IMF द्वारा सदस्य राष्ट्रों की सहमति से निश्चित की गई है। पत्र मुद्रामान देश की प्रधान मुद्रा जो विदेशों में विधिग्राह्य नहीं और इसका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं, इसका कोई आंतरिक मूल्य है। अतः विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए स्वर्ण, रजत या बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने पड़ते हैं। इसके साथ ही ये जो पत्र मुद्रामान है इसमें विविध मूल्यों के नोट जारी किए जाते हैं ताकि जो विभिन्न प्रकार के जो भुगतान हैं उनमें सुविधा बनी रहे। जैसे भारत में 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10, 20, 50, 100 इनके नोट जो है वो और 2000 इनके जो 200 और ये जो नोट हैं ये रिजर्व बैंक जारी कर सकता है। इन्हें बैंक नोट भी कहा जाता है, जबकि जो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो केंद्रीय बैंक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार ये विभिन्न जो विशेषताएं हैं ये पत्र मुद्रामान में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं जो पत्र मुद्रामान के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात पत्र मुद्रा किस आधार पर निर्गमित की जाए इसके संदर्भ में जो 2 सिद्धांत हैं, एक तो है चलन सिद्धांत और दूसरा है बैंकिंग सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों में आधारभूत जो वो है भिन्नता है। तो जो पहला सिद्धांत है वो स्थायित्व को महत्व देता है, जबकि दूसरा सिद्धांत जो है वो मुद्रा की लोच एवं मितव्ययता को देता है। अब हम देखें कि जो हमारा मुद्रा चलन सिद्धांत या जो धातु कोष सिद्धांत है वो ये बताता है, वो इस तथ्य पर आधारित है कि जो एक अच्छी मुद्रा प्रणाली है उसमें जनता का जो विश्वास है वो अधिकतम होना चाहिए।
परंतु ये तभी संभव है जब प्रत्येक जो कागजी नोट है वो स्वर्ण में परिवर्तनीय हो। किंतु जो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण कोशों का होना आवश्यक है, तभी देश की मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास होता है। जो कागजी नोटों की जो निर्गमन है वो इस मान्यता पर आधारित है इसमें कि मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए उसकी मात्रा पर नियंत्रण तभी रह पाएगा। इसलिए जो प्रतिनिधि ये सिद्धांत जो है ये प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का हामी है, जिसमें पत्र मुद्राओं की धातुओं में परिवर्तनशीलता हो, अति निर्गमन न हो सके और मूल्य स्थायित्व का जो दायित्व है वो निभाया जा सके। इस प्रकार यह सिद्धांत जो है हालांकि मुद्रा प्रणाली की इस सिद्धांत से मुद्रा प्रणाली को सुरक्षा विश्वास प्रदान करता है, किंतु मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का भय है और देश की मुद्रा प्रणाली को ये बेलचीली और स्थिति निरपेक्ष बना देता है। इस प्रकार इस सिद्धांत की कमियों के कारण जो दूसरा सिद्धांत है बैंकिंग सिद्धांत, वो इस बात को महत्व देता है कि देश की जो मुद्रा प्रणाली है वह स्थिति सापेक्ष होनी चाहिए, अर्थात प्रचलित कुल मुद्रा की मात्रा का केवल कुछ भाग ही स्वर्ण कोशों के रूप में रखने की आवश्यकता है। इसका जो आधार है वो लोचशीलता है। इसमें 100% स्वर्ण या धात्विक कोश रखने की आवश्यकता नहीं है। मौद्रिक अधिकारी को मुद्रा पूर्ति को समायोजित करने का इसमें पूरा अवसर मिलता है। बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार मुद्रा निर्गमन व्यवस्था यथेष्ट लोचदार और मितव्ययतापूर्ण होने के साथ साथ सामयिक भी होनी चाहिए, ताकि जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी मांग है वो सरलता से पूरी हो सके। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत मितव्ययी है, क्योंकि इसके अंतर्गत अधिक मात्रा में स्वर्ण कोश रखने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समय में जो बैंकिंग सिद्धांत है उसको सभी देशों ने पसंद किया है। ये सिद्धांत जो है जो कागजी मुद्रामान है वो बैंकिंग सिद्धांत पे आधारित है। इस प्रकार हम इन दोनों सिद्धांतों में से अर्थात व्यवहारिकता, मितव्ययता और मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोचता के लिए बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार ही मुद्रा निर्गमन श्रेष्ठ विकल्प है। ये संकट काल में और विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा के साथ साथ लोचशीलता का गुण भी समायोजित है, निहित है। अब हम देखते हैं कि जो मुद्रा निर्गमित की जाती है वो किस प्रकार से, अर्थात किन पद्धतियों से, किन विधियों से नोट निर्गमन जो है वो देश की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारी रीतियां हैं। उसमें सबसे पहली है निश्चित विश्वास आश्रित निगमन पद्धति। इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत एक निर्धारित निश्चित सीमा तक नोटों की निकासी के लिए, नोटों के निर्गमन के लिए कोई धात्विक कोश नहीं रखा जाता, लेकिन यदि उस सीमा के बाद में जारी किए गए नोटों के पीछे हमें 100% धात्विक कोश रखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए कि सरकार ने एक सीमा निर्धारित कर दी है 500 करोड़ रुपए, तो 500 करोड़ रुपए तक कोई धात्विक कोश नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन यदि हमें 600 करोड़ के नोट निकालने पड़े तो हमें जो बाकी 100 करोड़ के नोट हैं उनके पीछे हमें 100% धात्विक कोश रखना ही पड़ेगा। फिर दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरी जो रीति है वो है अधिकतम विश्वासाश्रित
निर्गमन रीति। इस निर्गमन रीति में एक अधिकतम सीमा तक नोट निर्गमन के पीछे कोई भी धात्विक कोष नहीं रखने पड़ते हैं और उस सीमा के बाद नोट निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं, चाहे सरकार 100% धातु कोष रखने के लिए तैयार ही क्यों न हो जाए। जैसे यदि मान लीजिए हमने अधिकतम सीमा 500 करोड़ की निर्धारित कर दी है, तो जो मुद्रा अधिकारी है वो 500 करोड़ से अधिक के नोट किसी भी हालत में निर्गमित नहीं कर सकता। तो उसके बाद तीसरी जो हमारी पद्धति है वो है आनुपातिक कोष प्रणाली, आनुपातिक निधि पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत नोट निर्गमन के एक निश्चित या निर्धारित अनुपात के पीछे धात्विक कोष रखे जाते हैं और शेष कोषों के पीछे सरकारी प्रतिभूतियां या प्रथम श्रेणी के जो व्यापारिक बिल हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो रखी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हमारी कुल मुद्रा 600 करोड़ रुपए हो और उसके पीछे हमें 500 करोड़ रुपए और उसके पीछे हमें 30% धात्विक कोष रखने की व्यवस्था हो, अनुपातिक कोष, तो हम 150 करोड़ रुपए के धात्विक कोष रखेंगे और बाकी 350 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां रखी जाएगी। कभी कभी ये जो धात्विक कोष है इनमें हम विदेशी ऋण पत्रों को भी शामिल कर लेते हैं। इस पद्धति को प्रतिशत विधि भी कहा जाता है। फिर आती है हमारी आनुपातिक निधि पद्धति या आंशिक स्वर्ण कोष सहित आनुपातिक निधि पद्धति। ये हमारी ये जो पद्धति है इसके अंतर्गत नोट निर्गमन के पीछे एक निश्चित अनुपात में धातु कोष रखने की व्यवस्था तो है ही, पर विशेष रूप से इसमें स्वर्ण की एक न्यूनतम कोष सीमा भी निर्धारित की जाती है, जिससे कम से कम उतना स्वर्ण तो कोष में रहे ही, बल्कि रजत या विदेशी पत्रों को भी रखा जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत भारत में हिल्टन आयोग के सुझाव पर 1927 में इस पद्धति को अपनाया गया था और 57 तक ये पद्धति हमारी जो है वो प्रचलन में रही, किंतु 57 में हमने इस पद्धति को त्याग के न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना लिया था। फिर आती है हमारी न्यूनतम कोष प्रणाली। इस पद्धति के अंतर्गत नोट निर्गमन के लिए धात्विक और विदेशी मुद्रा कोष की एक निश्चित न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है और देश का जो मौद्रिक अधिकारी है इस न्यूनतम कोष के आधार पर ही आवश्यकता अनुसार कितनी भी राशि के नोट निकालने का वह अधिकारी हो जाता है। लेकिन किसी भी हालत में ये जो कोष है वो न्यूनतम सीमा से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कानून में परिवर्तन करके जो न्यूनतम सीमा है इसको कम कर सकते हैं। भारत में 1957 से ये पद्धति प्रचलित है, जिसमें 200 करोड़ रुपए हमारा न्यूनतम कोष रखा गया है। पहले ये 400 करोड़ रुपए था। इसमें 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण कोष और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां सम्मिलित है। फिर आती है साधारण जमा प्रणाली, साधारण निधि प्रणाली। इस पद्धति के अंतर्गत जो निर्गमन अधिकारी है उसको नोटों के पीछे 100% धात्विक कोष रखना पड़ता है। ये जो पद्धति है ये पूर्णतया जो हमारा चलन सिद्धांत है, जो हमने 2 सिद्धांत देखे, चलन और बैंकिंग सिद्धांत, उसमें ये चलन सिद्धांत पर आधारित है।
कागजी मुद्रा इसमें अपरिमित मात्रा में स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील होती है। ये एक प्रकार से प्रतिनिधि मुद्रा है जो स्वर्ण रजत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके प्रचलन से चलन में धातु के घिसावट की बचत हो जाती है और जो मुद्रा है वो उसका हस्तांतरण भी सुविधाजनक होता है। अब आती है हमारी सरकारी हुंडी जमा पद्धति। ये जो पद्धति है पूर्णतः हमारी आधुनिक विचारधारा पर आधारित है, अर्थात इसकी मान्यता है कि जनता का मुद्रा में विश्वास उसकी परिवर्तनशीलता में निहित नहीं होता, बल्कि सरकार की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों एवं राजनीतिक सुव्यवस्था पर निर्भर करता है। अतः इसके पीछे बिल्कुल भी धात्विक कोष नहीं रखे जाते हैं, बल्कि जो पत्र मुद्रा निर्गमन में केवल सरकारी बॉन्ड या जो हमारे ट्रेजरी बिल हैं वो ही रखे जाते हैं। और ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये एक प्रकार के हमारे अल्पकालीन सरकारी प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। इस पद्धति का जो मुख्य लाभ है वो ये है कि इसमें मुद्रास्फीति और अति निर्गमन का भय नहीं रहता, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकारी हुंडियों को खरीदे बिना नोटों का निर्गमन नहीं कर सकती। किंतु इस पद्धति में विश्वास का अभाव होता है, क्योंकि ये जो कागजी मुद्रा है इसके पीछे किसी भी प्रकार के स्वर्ण कोशों की आड़ नहीं होती है। इसलिए अब हमने ये जो बहुत सारी ऊपर जो रीतियाँ देखी है इन सब के कुछ न कुछ गुण और दोष हैं। कोई भी जो हमारी निर्गमन प्रणाली है वो सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन हमारा जो ये प्रश्न है कि हमें कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, तो जो पत्र मुद्रा का निर्गमन है वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा होना चाहिए और धात्विक कोषों का जो निर्धारण है वो देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो जो एक अच्छी मुद्रा प्रणाली है, एक अच्छी प्रणाली में मितव्ययता, उसमें लोचशीलता, जो चलन में यदि अधिकता हो जाए तो उससे सुरक्षा के साथ साथ परिवर्तनशीलता, स्वचालितता और निश्चितता का गुण होना चाहिए। इन गुणों का सामंजस्य उसमें होना चाहिए। और जो सरकार का हस्तक्षेप है वो केवल राष्ट्रीय हित में ही सरकार को हस्तक्षेप केवल राष्ट्रीय हित में करना चाहिए, अर्थात परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ नोट निर्गमन पद्धति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद।